राह मेरी मुश्किल थी और आसमान मेरी मंजिल। जो आंधी से डर जाए वो परिंदा नहीं हूं मैं। जो किसी और ने किया हो उसे क्यों दोहराया जाए, और जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा ना हो उसे क्यों ना करके देखा जाए। मिसाल देने से बेहतर है मिसाल बनो। यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि मुझसा ना कोई है ना कोई हो सकता है, और यह बात भी मैं दावे से कह सकता हूं कि तुमसा ना कोई है ना कोई हो सकता है। तो अपने अंदर की उस सारी क्षमता को, उस प्रतिभा को बाहर निकालो और अपने ऊपर भरोसा रखो कि तुम आईआईटी कर सकते हो। तुम आईआईटी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी क्षमता है जो आईआईटी करने वाले बालक में होती है। तो उसी आईआईटी की प्रतिज्ञा को, उसी संकल्प को बनाए रखने के लिए मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जी रफ्तार बैच के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 7। और आज हम इन दो टॉपिक्स की धज्जियां उड़ाएंगे जिनका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर्स के बारे में। सब उड़ाएंगे इनके बारे में। अब जरा देखो मेरे शेरों, आज सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ाने से पहले या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन क्या हमें बताती है वो सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक नॉर्मल मैथमेटिक्स सिखाना चाहता हूं आपको। जैसे मान लीजिएगा मैं कुछ नॉर्मल मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं और मैं आपको यह कह रहा हूं कि भाई ए बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को मैंने अपनी तरफ से 16 मान लिया। तो क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं, 16 मान लिया। अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी ना मेरे शेरों, तो मैं बात बोल रहा हूं कि आप लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को याद नहीं करोगे, एक्चुअल में उस फीलिंग को समझ लोगे जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बताना चाहता था। आज तक तुमने सोचा होगा कि एनसीईआरटी में सर 2 लाइन लिखी हुई है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, उसको अगर हम सॉल्व कर लें, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख दें तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन हमें वो फील भी करना है एक्चुअल में वो है क्या। जरा देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि दो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 16 के बराबर है और मैं आपको कहूं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्चुअल में क्या रहा होगा, ए और बी का वैल्यू क्या रहा होगा, तो मैं भाई प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखता हूं। और मैंने ये सोचा कि यार अगर मैं ए को 1 मान लूं और मुझे क्योंकि राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रखना है तो ये कंपलसरी है कि मुझे बी को कितना मानना पड़ेगा, 16 मानना पड़ेगा। तब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगी, बराबर। अब जरा देखिए, अगर मैं ए को 2 मान लूं और मुझे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करनी है तो मुझे बी को कितना मानना पड़ेगा। आप कहोगे सर बी को आपको क्या मानना पड़ेगा, 8 मानना पड़ेगा, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। आगे देखते हैं। अगर मैं आपको एक कहूं कि भाई मेरे ए को 4 माना है और मुझे राइट हैंड साइड को 16 के बराबर रखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए मुझे बी की क्या वैल्यू माननी पड़ेगी। आप कहोगे सर आप बी को ना 4 मान लो। हमें समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है मेरे शेरों, मैंने यहां पर 4 मान लिया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दिया। उसके बाद सुनो और क्या कहानी आई। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको 16 मान लूं या 8 मान लूं, मान लीजिए, तो मुझे बी को क्या मानना होगा। आप कहोगे सर बी को इस बार 2 मान लो, तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। और यदि मैं ए को 16 मान लूं तो क्या बेटा जी मैं यहां पर 16 रख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल, ये वो कंडीशन है जब ए और बी की मल्टीप्लाई यानी उनकी गुणा 16 के बराबर थी, कांस्टेंट के बराबर थी। तो एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ए और बी में से अगर तुम्हें एक वैल्यू पता होगी, ए और बी में से आपको अगर एक वैल्यू पता होगी तभी तो आप दूसरी वैल्यू निकाल पाओगे। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको कहूं कि भाई मैंने सिर्फ लिखा कि ए इंटू में बी बराबर 16 आया, तो मुझे बताइए ए का मान और बी का मान क्या होगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगी। तो आपके माइंड में आएगा कि सर ए की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, बी की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, और यह बात कंफर्म है कि हम एक साथ एक टाइम पर ए और बी दोनों की वैल्यू नहीं बता सकते सर। अगर मुझे एक वैल्यू पता होगी तभी मैं दूसरी वैल्यू बता पाऊंगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। नॉर्मल मैथमेटिक्स है मेरे शेरों। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मैथ्स की थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ी भी बेसिक्स पता है, तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन में जब ए गुणा बी होगा और एक वो कांस्टेंट के बराबर होगा, और मैं कह रहा हूं भाई क्या दोनों वैल्यू आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो क्या। आप कहोगे नहीं ना जी, नहीं कर सकते। अब जरा देखो, यही चीज हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आई, और ये क्या बताना चाहेंगे उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जरा देखिए मेरे शेरों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि बोहर बाबा ने क्या बताया था, प्लीज समझिएगा। अकॉर्डिंग टू बोहर बाबा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, आप लोग जानते थे कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और उसको हम भाई प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर। और आप ये भी जानते थे मेरे शेरों कि सर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो एक ऑर्बिट में चक्कर काटता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काटता है, और उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है, वो सर्कुलर पाथ होता है। और इस सर्कुलर पाथ पर हम उसकी डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते थे, बोलो, उसकी डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर चक्कर काट रहा है। हम उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बेटा जी बोलो बोलो, तुम कहोगे सर बिल्कुल ये करा था हमने, याद आ जाएगा तुम्हें। अच्छा, मास इलेक्ट्रॉन का क्या है? मास इलेक्ट्रॉन का क्या है? कांस्टेंट, उसको हम छेड़ेंगे नहीं। पर जैसे हमने डी ब्रोगली पढ़ी और हमने एक बात बोली कि बेटा हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर शो करने का मतलब क्या है कि जब उसको हम हाई वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों शो करता है। और मान लो अगर इस इलेक्ट्रॉन ने अपना वेव नेचर शो किया, ठीक है भाई, मैं लिख रहा हूं कि इट अंडरगो जो इलेक्ट्रॉन के बारे में वेव नेचर। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखी होगी, कोई दिक्कत नहीं, उनको पढ़ा दूंगा मैं, लिखवा दूंगा मैं, लेकिन इस फीलिंग को भी फील करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जब ये वेव नेचर शो करेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो है सर्कुलर पाथ पे घूमेगा ही नहीं। सर्कुलर पाथ पर घूमते घूमते ये कुछ ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, वेव ऐसे, समझिएगा, ऐसे घूमेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल अब हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऐसे घूम रहा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग मानूं, ठीक है भाई, यहां पर मैंने क्या माना, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि भाई सेंटर पे न्यूक्लियस बाबा थे, वहां पर प्रोटॉन था, और इलेक्ट्रॉन जो है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये मैंने एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाया, इस सर्कुलर ऑर्बिट पे के चक्कर नहीं काटते, बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलर पे नहीं काटते। जो इलेक्ट्रॉन होएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, वेव नेचर को शो कर रहा होगा, ऐसे वेव नेचर शो कर रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ मुझे एक इक्वेशन पता थी, R इक्वल्स टू, अगर आपको याद होगा, R इक्वल्स टू 0.53 n स्क्वायर बाय जेड। ये किसने दी थी? बोहर बाबा ने। और इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर मैं किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जानता हूं या मुझे सेल का नंबर पता है तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट डिस्टेंस पता लग जाती थी कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूर चक्कर काट रहा है। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे शोरों, मुझे एक बात बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन मान लो इस वाले पॉइंट पर होगा, और मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं आर कह रहा हूं, तो बेटा जी ये जो डिस्टेंस दूर हो गई हल्की सी, डिस्टेंस दूर हो गई, इसके बारे में क्या ख्याल है आपको समझ में आएगा ना कि सर हम एक्चुअल में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आएगी। अनसर्टेनिटी का मतलब हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन हमारे मान के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा दूर हो या थोड़ा पास हो। देख लो जरा कैसे, मैं कुछ कह थोड़ा ही रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा, देख लो कहां गया ये, इधर देखो, मैं इसको इधर लेके दिखा रहा हूं भाई कि देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वो जगह है जहां पर आपको लग रहा था कि ये सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन को यहां होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब वेव नेचर शो करेगा तो क्या बेटा जी इस पाथ पर ना होकर वो थोड़ा दूर हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में तो आ गया, डिस्टेंस अलग होगी, ठीक है। अगर मान लो डिस्टेंस अलग भी है मेरे शेरों, तो आप मुझे बस इतना बता दो, क्या उसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट आएगा? बोलो भाई, समझो कि जब पाथ में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, यहां पर चढ़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी भी वेरी कर रही होगी। आप लोग ये बात जानते हैं कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ
चढ़ता है तो उसकी वेलोसिटी वेरी करती है, चेंज होती रहती है, राइट। तो वहां पर उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी, मास उसका कांस्टेंट है। हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई P इक्वल्स टू क्या होता है, mv। बोलो 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 आपको कि सर बिल्कुल सही है, मोमेंटम बराबर होता है किसके, मास इंटू में वेलोसिटी। अगर मान लो मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और मैंने कहा कि वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आया तो मैं अगर इसको चेंज इन वेलोसिटी कर दूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आई। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बोलो। तुम कहोगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था मास इंटू में वेलोसिटी। मैंने कहा कि अगर यहां पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा या एग्जैक्ट वेलोसिटी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी में भी अनसर्टेनिटी आ रही होगी। और क्योंकि हम ये बात जानते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि मास इंटू में वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, और मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे बेटा जी वो ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जाए, पर वेलोसिटी वेरी कर रही है। मैंने कहा कि वेलोसिटी वेरी करेगी तो मोमेंटम भी वेरी करेगा, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, डेल्टा वी, ठीक है। और यहां पर क्या लिखता हूं मैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या होगा, इस वाले जो ये वाला पार्ट था इसको मैंने क्या लिखा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है कि जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में अनसर्टेनिटी आई उसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं, ठीक है। और जो वेलोसिटी में कैलकुलेट करने में आएगी उसको क्या कहेंगे, डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा पी का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन, बोलो बोलो यार आपको सर, अनसर्टेनिटी इन क्या, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर हुई बात। अब जरा एक बात बताओ सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से, अगर आपको याद होगा बोहर बाबा का, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीजर होता है। और वहां पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mvr। क्या था वहां पर, mvr। इसको आपको याद होगा कि भाई अकॉर्डिंग टू बोहर ने सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला था कि mvr h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीजर था कि नहीं था, बोलो बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो देखो जब हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाया और हाइजेनबर्ग ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो इसी इक्वेशन में ये देखा कि यार इतने वाला पार्ट मोमेंटम है, इतने वाला पार्ट डिस्टेंस है और ये कांस्टेंट है। इन्होंने कहा इसका मतलब अगर मोमेंटम में कोई अनसर्टेनिटी आई और वेलोसिटी में, सॉरी डिस्टेंस में कोई अनसर्टेनिटी आई तो किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर ही होगी। तो उन्होंने वो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने पता है क्या पाया, उन्होंने पता है क्या पाया, उन्होंने बोला कि इसको मैंने जो डेल्टा है, डेल्टा mv ऐसे लिख दिया, और इधर जो डिस्टेंस थी, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी आएगी वहां पर आप रेडियस तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की r डिस्टेंस है, ये वाली है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा s से। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा जी, डेल्टा x इक्वल्स टू, या फिर हम कहेंगे ग्रेटर देन, एक नया कांस्टेंट आया जो इनकी मेजरमेंट से आया, और वो कांस्टेंट क्या था, h अपॉन 4 पाई। क्या था, h अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे ये वाला टर्म है कि भाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम, हम लोग ये बात जानते हैं कि मास क्या होता है मेरे शेरों, आप कहते हो सर मास कांस्टेंट है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि मास इंटू में डेल्टा v इंटू में डेल्टा x और ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो देखो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, इसको आप क्या कहोगे भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है ये। इसके ऊपर आपके क्या सकते हैं, इसके ऊपर आपके क्या सकते हैं बेटा जी, न्यूमेरिकल आते हैं। क्योंकि जरा देखो कैसे, ये मास मेरे पास कांस्टेंट है, ये चला जाएगा उधर राइट हैंड साइड में, और डेल्टा वी और डेल्टा एक्स को अगर मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू में मास, तो मुझे पता है बेटा जी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। H जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34, वो भी कांस्टेंट है। 4 भी क्या है, कांस्टेंट है। पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो एक तरीके से ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये कांस्टेंट के बराबर आई कि नहीं आई, बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई ये बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई कि ये कांस्टेंट के बराबर है। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मैंने डेल्टा वी की मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स के साथ करी कि नहीं करी, डेल्टा वी की मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स के साथ करी कि नहीं करी, आप कहोगे सर बिल्कुल करी। अब जरा देखो यहां पर मैं आपको क्या कह रहा था
कि भाई जब कभी भी आप ए और बी की मल्टीप्लाई करते हो, एक कांस्टेंट आता है, तो आप लोग कभी भी ए और बी की दोनों वैल्यू एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? दोनों वैल्यू एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको एक वैल्यू पता होगी तभी आप दूसरी की कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आपने एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में वो लाइंस पढ़ी होंगी, जो रूल पढ़ा होगा या उनका जो थ्योरी पढ़ी होगी, वो सब क्या होगी? वो 2 मिनट में इस वाली इक्वेशन से आने वाली है। कैसे जरा देखिए, कैसे जरा देखिए। मैं आपको कह रहा हूं, इट इज इंपॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब मैं यहां पर कह रहा हूं भाई, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, both the velocity, या इसको मोमेंटम भी कह सकते हो आप, क्योंकि वेलोसिटी मोमेंटम एक ही बात होगी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। बोथ द वेलोसिटी एंड एग्जैक्ट पोजीशन of a moving electron simultaneously, ठीक है। ये उनकी लाइन है बेटा जी कि एक साथ दोनों की अनसर्टेनिटी जो है, एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक इक्वेशन दी कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी, या कह लीजिएगा डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी, पहले मोमेंटम ही लेकर चलते हैं, बराबर आएगा या ग्रेटर देन आएगा किसके? एच अपॉन 4 पाई के। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आईआईटी के अंदर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उनमें से पूछेगा कि बताइए कौन सा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आप ये बात समझकर चलिएगा मेरे बशेरों कि यहां पर ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली, इसको ऐसे मान के चलना है। अब हम क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू में वेलोसिटी के बराबर होगा। मास हमारे पास कांस्टेंट है, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इधर तो क्या होगा? डीपी बराबर मास बाहर आ जाएगा और यहां पर डीवी आ जाएगा मेरे शेरों। आप कहोगे सर बिल्कुल सही, तो यहां पर आएगा क्या? डेल्टा पी बराबर मास इंटू में डेल्टा वी। आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा एक्स इंटू में मास इंटू में डेल्टा वी बराबर और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि डेल्टा एक्स की जगह पर डेल्टा एक्स एज इट इज रखेंगे, डेल्टा वी की जगह पर आप डेल्टा वी रखेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई भी रखेंगे। तो भाई यहां पर आप लोगों को एक और फॉर्मूला बन गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप ये फॉर्मूले में लिखोगे तो यहां पर एक मास भी आएगा, ठीक है। मास क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर चला गया। तो ये आपके पास 2 इक्वेशन हो गई। अब एक बात और समझने की कोशिश करिएगा, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लो कि उसको जब अकॉर्डिंग टू बोहर जब मैं ये कह रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा होगा, तो किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? माइनस के 13.6 जेड का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लगाते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। बोलो आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता था? जब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इस पोजीशन पे होता था, इस दूरी पर होता था, तब हम कहते थे कि भाई ये वाली एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की। लेकिन मैंने ये बात देखी कि इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर भी शो करता है, और जब वो वेव नेचर शो करेगा तो हो सकता है कि वो बाहर की तरफ हो सकता है कि वो अंदर की तरफ हो। तो बेटा क्या उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं वेरी करेगी?
अगर उसकी पोजीशन वेरी करती है तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि निश्चित पॉइंट से थोड़ा दूर हो, या हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी एनर्जी ज्यादा हो। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निश्चित पॉइंट से थोड़ा पास आ गया हो तो उसकी एनर्जी में कम हो जाएगी थोड़ी बहुत, यानी कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आएगी कि नहीं आएगी। आप सोचकर देखो यार, आप कहोगे सर लग तो हमें भी यही रहा है, लग तो हमें भी रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से पर नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी भी वेरी करेगी, क्योंकि आप ही ने हमें यह बात पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उसको उतना ज्यादा गुस्सा आता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितना पास आता जाएगा न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब जरा देखो, इस पॉइंट के हिसाब से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन इस वाले पॉइंट पर ना होकर रेड वाले पॉइंट पर हुआ, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी बढ़ गई होगी एनर्जी, यहां पर क्या हो गई घट गई होगी, आगे यहां पर क्या हो गई बढ़ गई होगी, यहां पर क्या हुई घट गई होगी, यहां पर बढ़ गई होगी, घट गई होगी, बढ़ गई होगी, घट गई होगी, यानी एग्जैक्ट एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एनर्जी में भी क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो उसके लिए भी भाई उन्होंने कोई इक्वेशन बनाई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो हो सकता है आपको एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन मैं बता रहा हूं आईआईटी में पूछी जाती है। जहां पर आपने ये रखा है वेलोसिटी वगैरह, ठीक है, और ये जो अनसर्टेनिटी पोजीशन है, यहां पर एनर्जी के साथ आप टाइम की बात करेंगे, और वो क्या आएगा जरा देखो, डेल्टा ई जो होता है ये होगी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ यही नहीं है जो आपको लगता है कि आप सिर्फ क्या बोलते हैं उसको कि एनसीईआरटी में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन पढ़ ली और हमें आ गया, नहीं नहीं ये नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी डेफिनेशन और भी बन सकती है, कैसे बनेगी जरा देखो भाई। ये वाली इक्वेशन क्या बताएगी कि आप एक टाइम पर एग्जैक्टली उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ये वाली इक्वेशन क्या बताएगी कि एग्जैक्टली एक टाइम पर आप उसकी आंसर मतलब पोजीशन, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है पोजीशन, और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। भाई इससे भी तो आप डेफिनेशन बना सकते हो ना कि इट इज इंपॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ द एनर्जी एंड टाइम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली। बोलो, आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है हमारे। अगर ये वाली इक्वेशन को हम ध्यान रख लें, ये वाली इक्वेशन को हम ध्यान रख लें, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो कई बार ऐसा आता है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द फलाना ढिमकाना स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो, अगर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन लेता है, तो आप समझ जाना कि एक टाइम पर आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम को साथ साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अंग्रेजी में लिखी होगी। दूसरे वाले लाइन में क्या लिखा होगा कि सर उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन और वेलोसिटी आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी होगी। लेकिन मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे ना, अगर किसी स्टेटमेंट में यह लिखा हो कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी एग्जैक्ट एनर्जी और टाइम आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब तुम्हारी ना बुद्धि खराब हो जाएगी और तुम उस क्वेश्चन को ना सोचोगे कि इनकरेक्ट है। पर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाली इक्वेशन आती है। राइट हैंड साइड का कांस्टेंट सेम रहेगा, बस ये डिफरेंस करना है कि एनर्जी इनटू में डेल्टा टी। देखो ये बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मैंने डीप से समझाया तुम्हें कि एक्चुअल में हाइजेनबर्ग क्या बोलना चाहता था और वो कैसे कैसे क्वेश्चन करवाना चाहता है। क्वेश्चन इस पर बहुत सिंपल आते हैं, क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन अगर तुम्हें याद है, आप इस ग्रेटर देन को भी इक्वल मान लेना, ठीक है, एच की वैल्यू रखना, एक की अनसर्टेनिटी पता होगी, दूसरे की रखोगे, आंसर बिल्कुल सिंपल ऐसे आएंगे, न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन का खेल है, ठीक है भाई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉन करेक्ट, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ये आपको थोड़ा सा यहां पर फंसा सकते हैं। बाकी और कोई टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए भाई, चलिए भाई, तो ये आप लोगों ने भाई कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। देखो मेरे शेरों, लिखा हुआ है द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग स्पीड ऑफ पार्टिकल इज जीरो। अनसर्टेनिटी जो है मेजर जो है हमने जीरो करी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का मतलब क्या है बताओ? आप कहोगे सर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा वी, ये जीरो है। अब उसने क्या पूछा है? अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग इट्स पोजीशन विल बी। आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी और पोजीशन में क्या रिलेशन था। आप लोगों को याद होगा अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
आप लोग जानते हो कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी बराबर था h बाय 4 पाई इंटू में मास के बराबर। आप लोग ये बात जानते हो कि अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रख दूं, या कह सकता हूं कि डेल्टा एक्स जो होगा ये h बाय 4 पाई इंटू में मास इंटू में डेल्टा वी, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब जरा देखो बेटा, डेल्टा वी की वैल्यू आप जैसे ही जीरो रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर डेल्टा वी कहां पर है, डिनोमिनेटर में है। और यह बात आप जानते होंगे कि जब जीरो को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं ना, तो मेरे शेरो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, इनफाइनाइट। तो यहां से मैंने जैसे ही जीरो को रखा तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। आधे बच्चों को ये लगता है कि सर जब वेलोसिटी में कोई अनसर्टेनिटी नहीं आई होगी तो डेल्टा एक्स में भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं आई होगी, तो वो इसको टिक कर जाते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फर्स्ट है, ठीक है। आप लोग इसको करेक्ट करेंगे और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में इसने क्या कहा जरा देखो, इसको देखते हैं भाई। ये कह रहा है द मास ऑफ ए पार्टिकल, मास दिया हुआ है आपको कितना, 10 की पावर माइनस के 10 ग्राम, या इसको हम 10 की पावर माइनस के 13 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एमकेएस में याद करना है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद ही रहती है। इट्स डायमीटर इज 10 टू द पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर। इट्स स्पीड इज 10 टू द पावर माइनस के 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद 0.001 अनसर्टेनिटी। इट्स मेजरमेंट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। जरा देखो बेटा, अगर मैं यहां पर कहूं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास 10 की पावर माइनस के 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर बेटा 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो किसके बराबर आएगा, जो बराबर आएगा 10 की पावर माइनस के 8 कितना आएगा, मीटर पर सेकंड। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लास्ट का जो फाइनल आंसर दे रखा है ना वो मीटर में दे रखा है, यानी एमकेएस में दे रखा है। अब जरा देखो, इस वेलोसिटी का 0.0001% जो है वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। अगर मैं डेल्टा वी कैलकुलेट करना चाहूं, तो इसने बोला है कि वो वेलोसिटी का 0.0001% है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप 0.0001 को यहां पर रखोगे, 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगी, जो किसके बराबर होगी, 10 की पावर माइनस के 8 इंटू में 0.0001, और यहां पर कितना आएगा, 100। तो जरा देखिए बेटा, ये भी ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 2 बनेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मेरे पास जो आएगा 10 की पावर माइनस 8 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2, आप सॉल्व कर लेना, तो यहां पर 10 की पावर माइनस के 14 आ जाएगा आपके पास क्या, मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आएगी, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 14। अब इसने पूछा है क्या, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है, जब आपके पास मास हो और वेलोसिटी हो। आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, मास और वेलोसिटी में आप कहोगे सर अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और आप कहोगे सर डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी बराबर होता है h बाय 4 पाई इंटू में मास। मास आपको दे रखा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं कितनी, 6.626 इंटू में 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी की वैल्यू आप यहां से रखोगे जो मैंने ये कैलकुलेट करवाई है, और मुझे बताओगे कि ABCD में करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आई, चलो अब बढ़ते हैं आगे, इधर देखो भाई, अब बढ़ते हैं आगे। ओहो, नया क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है ये जरा देख लो। ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001%। ये जो वेलोसिटी है ये एक्यूरेट इतनी है, यानी कहेंगे कि जो अगर मैं निकालूं कि इसमें अनसर्टेनिटी कितनी आई होगी, तो आप इतने % पर इसकी अनसर्टेनिटी निकालोगे, डेल्टा वी। और डेल्टा एक्स पूछा हुआ है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। मैंने आपको एक बात बताई थी,
अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं है, सॉरी अगर दे नहीं रखी है क्वेश्चन में, तो आप वो वाली यूज करोगे जो आपको बेटा याद होती है 6.626 वाली, राइट। लेकिन क्योंकि इसने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर थोड़ी सी दे रखी है राउंड ऑफ करके, तो जो क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे ना वो इसी वैल्यू को मतलब रखकर दिए होंगे। तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे जरा देखिए फिर से। ये क्वेश्चन को मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा भाई, बस आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि डेल्टा एक्स जो कि तुम्हें कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी जो कि तुम इस वेलोसिटी से कैलकुलेट करोगे, बराबर रखोगे h बाय 4 पाई इंटू में मास। h की वैल्यू तुम्हें यहां दे रखी है, मास की वैल्यू तुम्हें यहां दे रखी है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप चैट बॉक्स के अंदर ही बताएंगे। अब कहानी कुछ और चल चुकी है, कहानी चल चुकी है क्वांटम नंबर्स की। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के, या कई बार उन्होंने पढ़ा होगा सर श्रोडिंगर वेव मॉडल आप पहले पढ़ाना, या श्रोडिंगर वेव मॉडल को आप पहले पढ़ाते हैं बुक में, हमने देखा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे शेरों, उसको मैंने बाद में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उसका मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। वो सारी चीज आपको डिटेल में करवाऊंगा। लेकिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड आप लोग जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है और कितना इजी पार्ट है, कि यहां से आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बार आते हैं। तो क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाउ रूल, ठीक है, और हुंस रूल, ये सारे के सारे हम आज ही पढ़ेंगे। अब जरा देखो कैसे। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि क्वांटम नंबर किस बला का नाम है और ये क्या है, प्लीज एक बार बता दीजिए। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्वांटम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब आप समझना कि जो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में ना बता सके, समझ जाना कि वो क्वांटम नंबर रियल क्वांटम नंबर नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कैसे, जरा देखो। बेसिकली क्वांटम नंबर ना 4 टाइप के होंगे जो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा और पूरा डीपली पढ़ाऊंगा। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा एन, जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हो बेटा जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपके पास होगा बेटा जी कौन से? एल, जिसको हम क्या कहते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हम बेटा जी ऑर्बिटल वो भी बोलते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। और एक तीसरी होगी जो हमारे पास कौन सी होगी भाई? ये तो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे, ये हम सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और आप लोग कहोगे सर हमने तो 4 क्वांटम नंबर पढ़ी है, आप तो 3 बोल रहे हो। अब जरा सुन लो मेरे शेरों, यहां पर जो मैं 4 वाली क्वांटम नंबर लिखूंगा ना, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या लिख रहा हूं? स्पिन क्वांटम नंबर। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए 4 क्वांटम नंबर में से कौन कौन सी क्वांटम नंबर रियल क्वांटम नंबर होती है या वास्तविक क्वांटम नंबर होती है, और वो ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर है जो रियल में क्वांटम नंबर नहीं है, वो जस्ट इमेजिनरी क्वांटम नंबर है। जरा देखिए कैसे, ठीक है, देखिए कैसे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्लियरली बोल देता हूं, ये जो एन है ना, एन, ये 3 क्वांटम नंबर एन, एल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बेसिकली हम एम से डिनोट करते हैं बेटा जी, एम से, ठीक है। थर्ड वाली एम, ये आपके पास रियल क्वांटम नंबर होती है। ये तीनों की तीनों रियल क्वांटम नंबर होती है। और ये अपने होती है आपके पास एजीमुथल, जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये होती है इमेजिनरी, इमेजिनरी क्वांटम नंबर, मतलब रियल नहीं है ये, इसको बस सिर्फ इमेजिन के बेसिस पे रखा हुआ है कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा मान लिया होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि इनको रियल और इमेजिनरी किस बेसिस पर बोला गया। देखो
आपके सिलेबस में ना क्वांटम मैकेनिक्स तो है नहीं, वो हम एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, या एमटेक बीटेक जो पीएचडी कर रहे होते हैं वो लोग करते हैं, जब आप क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे क्वांटम का अलग मैथमेटिक्स, अगर तुम्हें कभी पढ़ना हो तो। बेसिकली मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपने कभी ना एक इक्वेशन देखी होगी, आपने एक इक्वेशन देखी होगी, वो क्या इक्वेशन है जरा समझिएगा, कि एक साई होता है, साई होता है वेव फंक्शन, और आप देखोगे यहां पर कुछ वैल्यू रखी होंगी, ऐसे कुछ भी वैल्यू रखी होंगी, ई की पावर कोस थीटा साइन थीटा, इस टाइप से, अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो। अगर ये कोई इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूं, तो सॉल्व करने के बाद कुछ नंबर्स को मैं फाइंड कर लूं, तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि 3 क्वांटम नंबर को आप डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, पर चौथी जो क्वांटम नंबर होती है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसको आप इससे नहीं निकाल सकते। इसी बेसिस पर हमने मान लिया कि जो 3 क्वांटम नंबर है, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुई, जो आपके पास एंगुलर क्वांटम नंबर हुई, या जिसको हम क्या बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों की तीनों रियल है। तो मैंने बोला कि भाई दोज क्वांटम नंबर, दोज क्वांटम नंबर which can be derived from wave equation, wave equation, ये वेव इक्वेशन होती है बेटा जी, are called रियल क्वांटम नंबर। अभी तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, ठीक है भाई। रियल क्वांटम नंबर, ठीक है, रियल क्वांटम नंबर, और क्या होंगी बेटा वो, बोलो, वो होंगी एन, एल और एम, ठीक है। बाकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उनको हम रियल क्वांटम नंबर नहीं कहते, क्योंकि वो इस इक्वेशन से डिराइव नहीं की जा सकती। जो भी आपको दे रखी होगी, बहुत होती है, बड़ी खराब सी इक्वेशन होती है, दिखाऊंगा मैं आगे, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो सब आएगी है इस टाइप से। तो भाई प्लीज पहले समझिएगा क्वांटम नंबर 4 है, 4 में से 3 रियल है और भाई एक इमेजिनरी है। उनको हमने रियल क्यों कहा, क्योंकि जो वेव इक्वेशन है वहां से आप 3 डिराइव कर सकते हो, 3 निकाल सकते हो, चौथी को नहीं निकाल सकते, चौथी को सिर्फ इमेजिन किया गया है, ऐसा हो सकता है। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। अब जरा देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा जी कि जो आपके पास क्वांटम नंबर n है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बोहर बाबा के टाइम तक ना सिर्फ यह माना जाता था कि भाई इलेक्ट्रॉन इस वाली सेल में रहता है, इलेक्ट्रॉन इस वाली सेल में रहता है। लेकिन जैसे ही श्रोडिंगर वेव मॉडल आया और वेव मैकेनिकल मॉडल आया, तो वहां के बाद यह देखा गया कि भाई सेल के अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि भाई तुम्हारा नाम है, कोई भी नाम रख लीजिएगा, भाई मैंने कहा कि भाई सानू, कोई बच्चा है सानू, उसको मैंने कहा कि सानू यार मैं ना तुम्हें ढूंढना चाहता हूं और मेरे पास 2 तरह की इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन यह है कि सानू दिल्ली में रहता है और उसको ढूंढना है, तो आप मुझे बताओ हमारे लिए क्या हम, अगर हमें सिर्फ इतना पता है कि सानू दिल्ली में रहता है, क्या हम सानू को सही तरीके से ढूंढ पाएंगे? और मान ले ढूंढ भी लेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, सालों लग सकता है। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं ये दे रहा हूं कि सानू दिल्ली शहर में, इस जिले में, इस गली के इस वाले फ्लैट में बैठा हुआ है, दबोचो इसको। तो मुझे बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए बेटर होगी? आप कहोगे सर जो बाद वाली आपने इंफॉर्मेशन दी ना सानू के बारे में, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने दी, तो उससे बेटर है पता करना कि सानू एक्चुअल में दिल्ली में कहां पर है। वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं, और एटम के अंदर वो जहां पर भी है ना, तो पहले क्या था कि बोहर बाबा तक ये जाना जाता था कि बस सेल में इलेक्ट्रॉन पाया गया। आगे जब श्रोडिंगर वेव मॉडल आया और आगे वेव मैकेनिकल मॉडल आया, तो जाना गया कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये सेल के अंदर ऐसे नहीं होता। एक्चुअल में सेल के अंदर सब सेल होती है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है।
तो आप मुझे खुद बताओ कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव कौन सा है। आप कहोगे सर श्रोडिंगर वेव मॉडल ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, ये हमें ज्यादा खास लग रहा है। और आप लोग ऐसा तो है नहीं कि आज पहली क्लास पढ़ रहे हो, आपने कभी पढ़ा ना हो, ठीक है। आप लोग जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होती है, सेल। आपने SPDFGHIJKLMNO ये पढ़ा होगा, ये क्या होती है, सब सेल। और जो भी ऑर्बिट, जो भी सब सेल होती है उसके अंदर जो डब्बे बनते हैं, जैसे एस के अंदर एक डब्बा बनता है, पी के अंदर 3 डब्बे बनते हैं, ठीक है, डी के अंदर 5 डब्बे बनते हैं, एफ के अंदर कितने डब्बे बनेंगे बोलो, आप कहोगे सर 7 डब्बे बनेंगे एफ के अंदर, तो उनको हम ऑर्बिटल कहेंगे। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाते थे ऐसे साइन वाइज, वो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको ये सारी चीजें फील होती हैं, नजर आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एन से, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो मैं कहूंगा इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या इन एटम के अंदर, ठीक है भाई। इट रिप्रेजेंट्स, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल, ठीक है भाई, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने ना ये नहीं बताया मुझे कि एनर्जी कैसे वेरी करेगी इसके ऊपर, मतलब एनर्जी के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देगा ये। आप सोचकर देखो, कोई सेल है फर्स्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू 1 है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के पास होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल सर उनके पास होगा। उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा, आप कहोगे सर कम होगी, स्टेबल होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को 1 से निकालकर 10वें सेल में लेके चला जाऊं, न्यूक्लियस से दूर कर लूं, क्या उसकी एनर्जी बढ़ेगी, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो क्या मैं यहां पर एक बात बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं एन के चेंज होने पर, अगर हमें एन पता होगा, तो क्या कहीं ना कहीं एनर्जी का और एन के साथ कोई रिलेशन है। अरे ये बात तो भौर बाबा ने बता दी थी ना, जब एनर्जी का फॉर्मूला दिया था 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, वहां पर बोला तो था। कैसी बात करते हो यार। तो इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए क्वांटम नंबर है रियल वाला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, सेल की वैल्यू क्या हो सकती है सर, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो मैंने बोला था कि दुनिया का, धरती का कोई भी एटम हो, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी होंगी, आप कहोगे सर इनफाइनाइट। तो मैंने क्या मान लिया, टोटल इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर हो गई बात। आगे बताता हूं मैं, आगे बताता हूं मैं, आगे बताता हूं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है भाई। ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा बोलो, आप कहोगे सर ये भी बताएगा हमें सब सेल के बारे में, कि सेल के अंदर सब सेल होती हैं। इसी फॉर्मेट में चलना है, इसी के फॉर्मेट में चलना है। कैसे मानेंगे जरा देखो, इसको कहूंगा मैं इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सब सेल, द नंबर ऑफ सब सेल। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं आप बताना जरा। आप कहोगे सर इसको हम एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। अब जरा प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, ये जो सब सेल होती है ना, इन सब सेल्स को हम कैसे क्या कहते हैं भाई, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जो एग्जाम्पल होंगे ये होंगे एस पी डी एफ जी एच आई, ऐसे हम इस ऑर्डर में चलेंगे, हमेशा इस ऑर्डर में चलेंगे। एस के बाद पी आएगी, पी के बाद डी आएगी, डी के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगी, जी के बाद एच, और उसके बाद आई आएगा। समझ में आई ये बात। अब जरा देखो भाई, मैं यहां पर एक क्वेश्चन बताऊंगा कि बेसिकली ये जो भी एसपीडीएफ वैल्यू होती है ना, देखो किसी भी सेल के अंदर अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि उसके अंदर कितनी सब सेल हैं, क्या बोला मैंने,
किसी भी सेल के अंदर अगर आपको यह कैलकुलेट करना हो कि भाई कितने उसके अंदर सब सेल हैं, तो पहले यह बात आपको जाननी पड़ेगी कि टोटल नंबर ऑफ सेल, सब सेल जो होंगे वो सेल के अंदर कितनी होंगी। तो आप कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल, सॉरी सब सेल इन ए सेल इक्वल्स टू मैं यहां पर लिख रहा हूं द नंबर ऑफ सेल, या इसको मैं हिंदी में समझा रहा हूं कि सेल का जो नंबर है, सेल का नंबर, जो भी सेल का नंबर होगा मेरे शेरों, उसके अंदर उतनी ही सब सेल होंगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने सुना होगा 1s के बारे में। 1s का मतलब क्या हुआ कि पहली सेल के अंदर सिर्फ एक सब सेल है जिसका नाम है 1s। 1p तो नहीं होता, 1d भी नहीं होता, 1f भी नहीं होता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं सेल का नंबर 2 लेता हूं और किस ऑर्डर में चलना है मुझे, ध्यान से देखिएगा, मुझे चलना है SPDFGH, इस फॉर्म में चलना है। अब मैं 2 वाले सेल में गया, मुझे बताइए कि टोल नंबर वाले सेल में कितने सब सेल होंगी। आप कह रहे हो सर इसके अकॉर्डिंग तो 2 होनी चाहिए। कौन कौन सी होंगी? स्टार्टिंग इधर से ही करनी है कि सर एक S होगी और एक P होगी और क्या। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहां पर एक 2S मान ली और एक 2P मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जरा देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास थर्ड सेल हुई तो उसके अंदर कितनी सब सेल होगी। आप कहोगे सर कैसी बात करते हो आप, तीसरा अगर होगा तो 3S होगा। 3 के अंदर 3 तो सब सेल होंगी ना, 3SB, 3PB और 3DB। जो 3 है वो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन SPDF सब सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आनी चाहिए बात। आगे देखो, मैंने कहा कि अगर मेरे पास 4th सेल हो तो उसके अंदर कितनी सब सेल होंगी। आप कहोगे सर 4 ही होंगी क्योंकि इसका नंबर ही 4 है। तो कौन कौन सी होंगी? पहली 4 उठा लो, 4S, 4P, 4D, 4F। अब मैं आपसे ये कहूं कि 5 वाली में कितनी होंगी। आप कहोगे सर 5S, 5P, 5D, 5F, 5G। बस आप अगर PYQ उठाओगे कभी तो आप क्वेश्चन पाओगे यहां से भी। इतने से समझाने से क्वेश्चन पाओगे कैसे, जरा देखो। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि जो L की वैल्यूज होती हैं वो कहां से कितनी हो सकती है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी सेल के अंदर, मतलब किसी भी एटम के अंदर L की जो वैल्यू होंगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की, वो 0 से लेकर 1, 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हो सकती है। क्यों, जरा मैं आपको बताता हूं। मान लो कि ये सेल फर्स्ट है तो इसके अंदर 1 हो गई होगी L की वैल्यू, मतलब 1 आ गया होगा। 5th है तो बेटा जी 5th के अंदर 5 सब सेल आए होंगे। सोचकर देखो, अगर मैं इनफाइनाइट वाली सेल में चला जाऊं, इनफाइनाइट वाली सेल में सब सेल कितनी होंगी। आप कहोगे सर उसमें तो सब सेल भी इनफाइनाइट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि L की वैल्यू 0 से लेकर आपके कहां पर हो सकती है बेटा जी, इनफाइनाइट तक। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं मेरे शेरों, किसी भी सेल के अंदर L की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो n-1 होती है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात और, इन ए शेल एक सेल के अंदर L की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है भाई, वो होगी n-1। और L की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होती है, 0 से लेकर 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक। अब आप समझना, मैंने आपको बताया कि भाई अगर मेरे पास फर्स्ट सेल है, तो इसके अंदर सब सेल कितनी है, 1। तो मैंने मान लिया कि भाई इसके अंदर तो एक ही है। कौन सी है? आप कहोगे सर S है। मैंने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी L के लिए। आप कहोगे सर L की वैल्यू, आपने लिखवाया कि L की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है मैक्सिमम n-1। जब हम पहली सेल में यहां पर 1 रखेंगे और 1 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0। तो S के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बात ध्यान रखना। S के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बात ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी सेल का अंदर हो। यहां पर भी कितनी होगी L की वैल्यू इसके लिए, बोलो। आप कहोगे सर यहां पर भी L की वैल्यू 0 होगी, इन सब के लिए L की वैल्यू 0 होगी।
चाहे वो कोई भी एस हो, ठीक है। अब जरा देखो भाई, एल की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक। तो यहां पर कितनी आई, 1। तो पी के लिए हमेशा क्या रहेगी, 1। डी के लिए क्या रहेगी बेटा, हमेशा डी के लिए हमेशा रहेगी 2, और एफ के लिए क्या रहेगी, हमेशा 4, और इसके लिए रहेगी 5। ये बात ध्यान रखना है। ये तो एल की वैल्यू हुई। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपके पास सेकंड वाली सेल थी, सेकंड वाली सेल में कितने सब सेल हैं, आप कहोगे सर 2, एक एस और एक पी। मैंने कहा ठीक है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एल की, आप लिखोगे n-1। n-1 से क्या पता लगा, n-1 से पता लगा कि अगर मैं 2 की वैल्यू रखता हूं, यहां पर n की जगह पर 2 रखूंगा, उसमें से एक घटाऊंगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 1 आएगी। और जब आप इसको अरेंज करोगे सब सेल वाइज, तो आपको 0 से स्टार्ट करनी है और इंटीजर के फॉर्म में चलना है। तो 0 आपने s को मान लिया, और फिर p को आप क्या मान लोगे, 1। तो हमें ये बात पता लग गई कि हर केस में अब p के लिए l की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। आप जरा यहां पर देखो, अगर मैं थर्ड सेल की बात करता हूं, थर्ड सेल के लिए एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, आप करोगे 3 माइनस के 2, 3 माइनस के 1 इक्वल टू 2। स्टार्टिंग कहां से करोगे, 0 से। तो यहां पर 0, 1 और 2। आप फोर्थ वाले में गए, फोर्थ वाले में एन की वैल्यू 4 आएगी, एक घटाओगे, एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो लास्ट वाले में 3 कब आएगा, जब आपके पास 0, 1, 2, 1 मिनट, ये 3 आएगा मेरे शेरों, 1 मिनट, ये 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको समझना पड़ेगा कि एल की वैल्यू किसके लिए क्या क्या होती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, आप हमें ये बताइए पहला डी सबसेल किस नंबर सेल में आता है। आप सोचोगे कि सर जब पहले वाला डी हमने देखा तो फर्स्ट में और 2 में तो नहीं आया, फर्स्ट में और 2 में तो नहीं आया, थर्ड वाली में हमने पहली बार डी को देखा, तो इसका मतलब वो सेल का नंबर क्या होगा, थर्ड। अब एसपीडीएफ तो नॉर्मल बच्चों ने पढ़ा है, चाहे वो एनसीईआरटी भी पढ़ता हो। एक बार आईआईटी में क्या पूछा गया, आईआईटी में यह पूछा गया कि भाई अगर जी वाले सबसेल की बात करें तो बताइए कि वो कौन सा सेल होगा जिसमें पहली बार जी सबसेल आया था। आपको ये अरेंज करना आएगा तभी तो आप समझोगे ना कि सर 5वां सेल था जिसमें पहली बार जी को देखा गया। फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन और पूछ रहा हूं कि वो कौन सा सेल होगा जिसमें पहली बार एच सबसेल आई होगी, एच फॉर हर्ष त्यागी। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में दोगे और आप बोलोगे कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा रिपीट करूंगा। क्या बोला मैंने, कोई भी सेल हो, उस सेल के अंदर एल की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, कितनी हो सकती है, वो क्या होगी, n-1। आपको मैंने बताया कि कोई भी सेल हो उसके अंदर टोटल सब सेल कितनी होगी, जो भी सेल का नंबर होगा। ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे, एसपीडीएफ से लेकर। एस के लिए हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, 0। पी के लिए हमेशा क्या रहेगी, एल की वैल्यू 1। और डी के लिए हमेशा क्या रहेगी, एल की वैल्यू 2। एफ के लिए हमेशा क्या रहेगी, 3। और जी के लिए क्या रहेगी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतनी सी बात है, बस इतना ज्ञान अगर तुम्हें है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आएगा एम, आगे आएगा हमारे पास एम, और तीसरा क्या होगा हमारे पास, स्मॉल एम को क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या हुआ बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जरा देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में समझिए। मुझे पता है कि एल जो है ना, एल यानी वो सब सेल जो है वो कहां पर पाई जाती है, सेल के अंदर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होंगे, ऑर्बिटल। क्या होंगे, ऑर्बिटल। किसके अंदर पाए जाएंगे, बोलो बोलो। आप कहोगे सर ये पाए जाएंगे सब सेल के अंदर। तो जरा देखो भाई, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, सबसेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी सबसेल के अंदर अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, तो आप कहोगे कि टोटल ऑर्बिटल इन ए सबसेल वो बराबर होंगे
2 की पावर l+1, सॉरी 2l+1, पावर नहीं है, 2 इंटू में l+1 है, जहां पर l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहां पर मैंने l का क्यों प्रयोग किया, क्योंकि जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपके पास सबसेल के अंदर होते हैं। जैसे यहां पर मैंने बोला कि सबसेल कहां पर थे, वो सेल के अंदर थे, मतलब n-1, इसके फॉर्मूले में n आएगा, इसके फॉर्मूले में कहां गया, इसके फॉर्मूले में l आया है। तो जरा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि 4s सबसेल के लिए अगर मुझे टोटल ऑर्बिटल काउंट करने हो, टोटल ऑर्बिटल, तो आप मुझे बताइए s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कि सर s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अगर s के लिए l की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला है हमारे पास 2l+1, यानी 2 इंटू में 0+1, और आप इसको लिखोगे 1। और आपने देखा होगा कि s चाहे आपके पास 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल बनाते हैं, एक ही डब्बा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई 4p, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, p सबसेल, इसकी बात कर रहा हूं भाई मैं। अगर मेरे पास सबसेल p है और उसके अंदर मुझे कैलकुलेट करने टोटल ऑर्बिटल, तो आप क्या करोगे भाई, बोलो। आप कहोगे सर यहां पर तो बड़ा सिंपल है कि जो टोटल ऑर्बिटल होंगे किसी भी सेल के अंदर, सबसेल के अंदर, वो होंगे 2l+1, यानी 2 इंटू में l की जगह पर 1 रखेंगे, और यहां पर क्या आएगा, प्लस के 1 बराबर कितना आएगा, 3। कितना है यहां पर, 3। तो आप कैसे बनाएंगे p सबसेल को, ऐसे 3 डब्बों वाली। क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई, बोलो बोलो यार, कसम दे दूंगा नहीं तो। आप कहोगे सर ये भी बहुत इजी है, ये तो इजी है, हमें पता है। अब आगे देखो, मैं कह रहा हूं कि 4d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। आपको कहते d के लिए l की वैल्यू होगी 2, तो मैंने कहा कि d सबसेल की बात कर रहा हूं भाई मैं। उसके अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, उसके लिए टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, तो मैं यहां पर लिखूंगा भाई टोटल ऑर्बिटल। क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल ऑर्बिटल किसके अंदर, d के अंदर। फॉर्मूला क्या था, 2l+1, 2 की जगह पर 2 रखूंगा, +1, यानी ये 5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। तो जरा देखिए, आप ऐसे 5 ऑर्बिटल मानोगे, ठीक है, और बना दोगे d को, ऐसी f को बना दोगे। अब टास्क एक और आने वाला है कि सर हमें यह तो पता लग गया कि किसी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं। आप प्लीज हमें यह भी तो बताइए कि ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जरा देखो मेरी बात सुनो। जब कभी भी हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे, m की बात करेंगे, तो आप किसी भी सबसेल के अंदर क्या करोगे, जो भी l की मैक्सिमम वैल्यू है ना, l की जो भी है, मतलब l जिस भी सबसेल के अंदर l की वैल्यू है, तो आप -l से स्टार्ट करोगे। इंटीजर पॉइंट ऑफ व्यू में जाना है, सिर्फ इंटीजर में। आप -n से 0 पर जाओगे और फिर आप जाओगे कहां पर बेटा जी, +l की तरफ। बस अगर तुमने ये बात ध्यान रख ली, भाई कि m की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट की जाती है, तो आप किसी भी सबसेल के अंदर m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे समझिएगा कैसे, s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0। अब उसको माइनस करो, प्लस करो, तो 0 ही रहेगी। तो भाई एक ही ऑर्बिटल है, जब एक ही ऑर्बिटल होगा तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब बात करेंगे हम किसकी भाई, p के अंदर l की वैल्यू कितनी है, देखो 1 है। क्या बोला मैंने, m की वैल्यू कैसे अरेंज करोगे इन ऑर्बिटल के ऊपर, कि सर -l से लेकर 0 जाना है और 0 के बाद आपको प्लस, यानी हर बार +1 ऐड करना है। -l क्या होगा कि भाई इसके लिए -1, इसमें आप एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 0, इसमें एक और जोड़ो कितना हो जाएगा, +1। तो ये पर ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास m की, हर एक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, आगे देखो, l की वैल्यू कितनी है, 2। स्टार्टिंग कहां से करोगे, -l से, यानी -2 से, और हर बार क्या जोड़ते जाओगे, बोलो। आप कहोगे सर +1, तो -2 में +1 जोड़ोगे, -1, 0, +1 और +2। इस तरीके से आपको हर एक ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आ जाएगी, कैलकुलेट करना आ जाएगी। बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलो, तो ये था बेटा जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये था मेरे पास क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बोलता है कि l की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट होगी,
और एल की वैल्यू निकालते हैं हम n-1। किसी भी सबसेल के अंदर एल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो n-1 है। हमने 1 से स्टार्ट करके देखा, फर्स्ट वाली सेल में मैक्सिमम वैल्यू आई 0 और हमें पता लगा कि यहां पर तो सिर्फ s है, तो s के लिए एल की वैल्यू क्या हो गई 0 और ये हमेशा 0 रहेगी सबके लिए, चाहे कोई भी s हो। फिर सेकंड वाले हमें p का पता लगा कि मैक्सिमम वैल्यू एल की कितनी आई 1 और वो p के लिए आई, तो सबके लिए p के लिए 1। ठीक है, यहां पर आप समझ ही सकते हो कि भाई जो एनर्जी है, मतलब एनर्जी है जो आपके पास 1 2 3 4 5 क्या होंगी है, ये सारी सेल होंगी और ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। आपको मैंने एक और बात बोली थी कि ऐसी क्वांटम नंबर जो पहली, मतलब जो ऐसी कोई क्वांटम नंबर जो बोहर मॉडल में पहली बार देखी गई, उसका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। लास्ट टाइप वाली जो क्वांटम नंबर है, लास्ट टाइप वाली जो क्वांटम नंबर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे शेरों। वो क्या होगा, वो क्या होगा, जरा देखिए वो क्या होगा। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। देखो मैं आपको बताऊं ना, स्पिन क्वांटम नंबर, आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन कभी दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी दिखता नहीं है। तो इन्होंने माना कि कोई ऑर्बिटल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन में अगर एक की क्वांटम नंबर +1/2 होगी, अंदाजा लगाया +1/2 होगी, तो दूसरे की -1/2 होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। और मैं आपको बताऊं, ऐसे भी नहीं देखा जा सकता कि कोई ऑर्बिटल क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अंदाजा लगाया जाता है, यह माना जाता है कि भाई अगर +1/2 है तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज और -1/2 है तो उसका मतलब है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज। पर यह नहीं पता लगता कि कब प्लस होगी कब माइनस होगी। फिर अंदाजा इस तरीके से लगाया गया कि यार हो सकता है कि 4 एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है भाई, एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है भाई, अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके अंदर 2 ऑर्बिटल हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा हूं मैं, एस की वैल्यू होगी +-1/2। ये बात ध्यान रखनी है, अगर एक ऑर्बिटल की +-1/2 है, इसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पता कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर उसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या करोगे, तो मैं यहां पर कहूंगा 4 सेकंड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अगर यहां पर +-1/2 है तो यहां पर क्या करोगे, -+1/2। इससे यह अंदाजा लग जाएगा कि जब वो क्लॉकवाइज घूम रहा था तो दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो वो क्लॉकवाइज। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? श्राप दे दूंगा, बता रहा हूं, क्वांटम नंबर इजी है। ठीक है, चुपचाप पढ़ लेना इसको। तो भाई ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये 4 क्वांटम नंबर आपने समझ ली। अब मैं बात करूंगा सेल, सबसेल एंड अबव प्रिंसिपल की, कि अबव प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या है और वो क्या बताना चाहता है। देखिए मेरे शेरों, पहले मैं अबव रूल बताना चाहूंगा, ठीक है, और मैं आपको एक फील देना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताओ यार, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं और वो किसी एटम के अंदर अगर रहना चाहते हैं तो उनकी क्या प्रायोरिटी होंगी, वो क्या चाहते होंगे? आप कहोगे सर वो ना अपने आप को स्टेबल करना चाहते होंगे, और स्टेबल वो तभी हो सकते हैं जब उनकी एनर्जी कम हो, और एनर्जी उनकी कब तभी होगी जब वो न्यूक्लियस के पास रहे। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के बाद ऑप्शन है, वो पहले किस सबसेल के किस ऑर्बिटल में जाए, जिसकी एनर्जी कम होगी या किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। आप अपना दिमाग लगाओगे और दिमाग लगाने के बाद आप पता क्या कहोगे, सर वो उस ऑर्बिटल में जाना ज्यादा पसंद करेगा जहां पर उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, वहां पर भर गए सारे इलेक्ट्रॉन, और भी इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं, उनमें चेक किया जाएगा कि आप देखो भाई इनमें सबसे कम कौन है।
ऐसे ये ऑर्डर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और आपको समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं एटम के अंदर, वो कहीं ना कहीं कम ऊर्जा वाले या कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से लेकर हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हाई ऑर्बिटल वाली एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। और यही जो आपको मैं फील की बात कर रहा हूं, ये मैंने नहीं बोली थी, यही बात आफबाउ ने भी बोली थी, इसीलिए उनके प्रिंसिपल को आफबाउ प्रिंसिपल कहा गया। जरा देखिए कैसे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the electrons are filled in an atom in the order of increasing of energy, यानी पहले कौन भरा जाएगा? पहले वो भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद वो भरा जाएगा जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, उसके बाद वो भरा जाएगा जिसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। ये ऑर्डर चलता रहेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मेरे शेयरों को ना एक डाउट आ रहा होगा, और वो डाउट ये आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? अब मैं आपको बताता हूं। अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है भाई, तो आप दो क्वांटम नंबर से चेक कर सकते हो। दो क्वांटम नंबर से आप आराम से, दो क्वांटम नंबर से आप आसान से एनर्जी फाइंड कर सकते हो कि किसकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। देखो भाई, एनर्जी, देखो भाई, एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब n प्लस एल, n प्लस एल क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा। क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि n की वैल्यू क्या है? सेल। अगर मान लो सेल की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो इलेक्ट्रॉन तो दूर होता चला गया ना भाई, इलेक्ट्रॉन तो दूर होता चला गया। तो आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, अगर n की वैल्यू दूर होती चली गई तो भाई एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, यही मैंने यहां बोला। पर सर हम ना ये बात नहीं समझ पाए कि L कैसे होगा। L की तो आपने फीलिंग भी नहीं डाली कि भाई L कैसे एनर्जी को बता सकता है। तो चलो ठीक है, मैं ना दो तीन ऑर्बिटल ले लेता हूं। एक ऑर्बिटल मैंने लिया S, एक लिया मैंने S, और आप लोग जानते होंगे कि S ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है। इतना तो पढ़े लिखे तुम हो ना, आप कहोगे सब बिल्कुल ठीक। एक मैंने कहा कि भाई एक मेरे पास p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल डंबल शेप है, और एक ऑर्बिटल होगा आपके पास ये डबल डी, डबल डंबल, इसको हम d कहते हैं, इसको p कहते हैं और इसको s कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूं और ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने 11वीं क्लास में जब आए होंगे इतनी बात तो जानते ही होंगे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या बोला मैंने? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप कहोगे सर सुना सुना सा लग रहा है, अगर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में तो आया नहीं, जो आपको कह रहे हो तो समझा नहीं रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहानी बता रहे हो। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा तो काम है भाई, इधर देखो। मैंने कहा कि अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एस में रहे तो इसके पास एक ही लोब है, एक ही इलाका जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी एक लोब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की घनत्व होगा, डेंसिटी होगी? आप कहोगे सर वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस एस वाले सेल में होंगे, सब सॉरी ऑर्बिटल में होंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ऑर्बिटल चाहे किसी का भी हो, देखो यहां पर मैंने आपको बताया भी होगा, ऐसे बोला था कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। डब्बा चाहे किसी का भी हो, एक डब्बे में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई। तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं तुमसे ये बात कह दूं कि पी वाले जो ऑर्बिटल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो तुम क्या कहोगे? सर पी वाले में भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। और मैंने ये बात दिखाई कि अगर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को बेटा किसी का फूफा भी ना रोक सकता। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी घूमेगा इधर भी घूमेगा, तो हम क्या कहेंगे कि इसका एवरेज जो आएगा पर लोब के हिसाब से, क्या वो एक और एक आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ डी वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आप कहोगे सर डी वाले में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अच्छा, और पर लोब के हिसाब से एवरेज निकालोगे तो
अगर पूरे में डी में 2 आ रहे हैं तो बेटा जी आप बताइए कि एक लोब के हिसाब से कितना एवरेज आया होगा इलेक्ट्रॉन के रहने का। आप कहोगे सर 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। एक बात मैं समझाना चाहता हूं, ये मेरा हाथ है और ये कील है, समझ रहे हैं, कील है, और मैं इसको ऐसे ऊपर से ठोकने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं ठोकने की कोशिश कर रहा हूं नोक वाली तरफ से, एक तरफ उल्टी तरफ से। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस टाइम पर ये जो कील है ये मेरे हाथ में ज्यादा ठुकेगी, नोक वाली तरफ से या जो चौड़े वाली तरफ है उस वाली तरफ से, आपको एक कॉमन सेंस समझ में आ जाएगा सर, नोक वाली तरफ से ज्यादा पेनिट्रेट हो जाएगी, अंदर तक घुस जाएगी आपके हाथ में, आपको चोट लग जाएगी सर। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही मैंने एक बात बताई, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं नोक वाली तरफ से ठोक रहा था, अगर मैं नोक वाली और तरफ से ठोक रहा था तो कम वॉल्यूम पर जो है फोर्स लग रहा था। वॉल्यूम अगर कम होगी तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। मास वही है, देखो कील चाहे इधर से ठोकू इधर से ठोकू, मास वही है, पर डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही यार। जब मैं डेंसिटी बढ़ाऊंगा तो इस कील को मैं अंदर तक घुसा दूंगा, तो यहां पर पेनिट्रेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। आप कह रहे हो सर बात समझ में आ गई, नॉर्मल मास के केस में ऐसा होगा, कील के केस में ऐसा होगा। मैंने कहा कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं, अगर मैं ये उल्टी तरफ से घूमूं, ज्यादा बड़ी वॉल्यूम पे मतलब ठोकने की कोशिश करूं, वॉल्यूम बढ़ेगी, डेंसिटी क्या होगी, कम, और डेंसिटी कम होगी तो बेटा जी उसका पेनिट्रेशन भी कम हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हमें कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही सेम ही होता है, ऐसे ही सेम ही होता है कि ये जो जितने भी ऑर्बिटल हैं, सबसेल हैं, ये कहां पर होते हैं, एक सेल के अंदर ही तो होंगे। अगर सेल के अंदर देखा जाए तो एक न्यूक्लियस होता है, जिसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और मैंने माना कि यहां पर मैंने एक एटम को ऐसे एज्यूम करवाया कि इसकी एक सेल है और इस सेल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल पाए जाएंगे, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, इतना जूम करके दिखाया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें पाई गई, एस वाले में, एक लोब में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, उसके बाद एफ में, फिर फलाना ढिमकाना से चलता रहेगा। आप मुझे एक बात बताओ यार, जिसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होगी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। इसका मतलब एस वाले कहां पर रहेंगे, एस वाले कहां पर रहेंगे, पास में। पी वाले कहां रहेंगे, थोड़ा दूर, क्योंकि उनको ज्यादा से नहीं खींच पाएगा न्यूक्लियस एज कंपेयर टू एस के। और अगर डी वालों को देखा जाए तो डी वालों के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम है, तो न्यूक्लियस उनको अच्छे से और पकड़ नहीं पाएगा, तो वो क्या रहेंगे, दूर, वो क्या रहेंगे, दूर। आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी एस ऑर्बिटल हो, उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 0। पी वाले के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 1। डी वाले के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 3। क्या एल की वैल्यू बढ़ी, आप कहोगे यस सर। क्या एल की वैल्यू बढ़ने पर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूरी बढ़ी, आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ी। एस में ये डिस्टेंस था, डी पी में और डिस्टेंस बढ़ेगा, डी में और डिस्टेंस बढ़ेगा, एफ में वो ऑर्बिटल और दूर हो जाएगा। और मैंने यही तो बोला है भाई, इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, ऑर्बिटल जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि क्यों मैंने बोला कि n प्लस एल की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। और यही बात आप बाबू ने बोली, बस अब देखो जरा, मान लीजिएगा आपको ऐसे दिया गया है 1s, या इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा रहा हूं भाई, अब समझना। पहले कैसे, 1s 2s 2p 3s, थर्ड वाली सेल चल रही है, थर्ड वाली सेल के अंदर 3 टाइप के सब सेल आएंगे ना, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। फिर उसके बाद अब जरा देखो, मैंने आपको सिर्फ इतने लिखे हैं, मैंने सिर्फ आपको इतने लिखकर दिए हैं, और मैं यहां पर आपसे भी एक टास्क दे रहा हूं कि
अरेंज दी सबसेल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी क्या बताया था मैंने? n प्लस एल का समेशन देखना है। जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा, जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा वो पहले, वो बाद में रखा जाएगा, और जिसका कम होगा वो पहले, क्योंकि n प्लस अगर कम होगा तो एनर्जी कम होगी। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इसके लिए n प्लस एल देख रहा हूं। मुझे पता है कि 1s के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, l की वैल्यू कितनी होती है बोलो? आप कहोगे सर l की वैल्यू होती है 0, तो यहां पर n प्लस एल कितना आएगा इसका 1। सेकंड वाले में देखो s ऑर्बिटल है, l की वैल्यू तो हमेशा ही 0 रहेगी, n जो है वो 2 है, तो यहां पर जो n प्लस एल आएगा, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, यहां पर ऐसे कि n प्लस एल इसका आया है 1, इसका कितना आएगा 2। अगर मैं इसकी बात करूं 2p की, तो आप लोग देखोगे कि 2p में n प्लस एल कितना आएगा, कि सर इसके लिए l की वैल्यू होती है 1, n इसके लिए 2 है, आप l की वैल्यू रखोगे तो आएगा 3। मैंने कहा ठीक है। आगे 3s के लिए देखो, 3s वाले में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि l की वैल्यू इसके लिए 0 है, n की वैल्यू 3 है, तो बेटा जी 3 प्लस 0 इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। ऐसे 3p के लिए बात करेंगे तो यहां पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 3 प्लस 1 यानी 4 आएगी। यहां पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि d के लिए हमेशा क्या रहेगी l की वैल्यू 2, n हमारे पास 3 है, ये 5 हुआ। s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 0, n की वैल्यू कितनी है 4, तो कितनी आई 4। ठीक, इधर देखो 4p में l की वैल्यू कितनी होगी 1, सेल का नंबर कितना है 4, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 5। d के लिए आप देखो भाई, d के लिए अगर आप देखोगे l की वैल्यू कितनी होगी 2, n की वैल्यू कितनी है 4, जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। f की अगर हम बात करें, f की अगर हम बात करें तो क्या आएगा बोलो, क्या आएगा? आप कहोगे सर आएगा हमारे पास l की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3 और ये हो जाएगा 7। मैंने कहा ठीक है, बस अरेंज करना है इनको इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। सबसे पहले कम वाले की, पहले सबसे कम नंबर किसके लिए आया 1s, तो आप 1s को फिल करोगे, उसके बाद 2s को फिल करोगे। अब 2p और 3s में दोनों का n प्लस 1 n प्लस एल बराबर आया है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ध्यान रखना है जब n प्लस एल बराबर आए तब हमें यह देखना है कि n का मान किसका कम है, n मतलब सेल का नंबर किसका कम है, और जिसके लिए सेल का नंबर कम होगा उसको आप पहले रखोगे। जैसे 2p के लिए 3 आया, 3s के लिए 3 आया, लेकिन सेल का नंबर किसका कम है 2p का, तो आप पहले क्या रख दोगे 2p को। यह बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सेम टू सेम अगर मैं आपको कहूं 3s और 3p में किसको रखोगे, आप कहोगे 3s के लिए 3 आया है, 3p के लिए 4 आया है, तो उसको बाद में रखेंगे। मैंने कहा 3s रख दिया। अब भाई 3p और 3d में अगर देखा जाए तो कौन पहले आएगा? आप कहोगे 3d के लिए 5 है, 3p के लिए 4 है, तो आप 3p रखिए। अब जैसे ही आप 3d और 4s में कंपेयर करोगे, वो 3d और 4s में कंपेयर करोगे, पता लग जाएगा कि 4s का वैल्यू कम है। ये क्वेश्चन स्कूल वाले टीचर भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि 4s को 3d से पहले भरा जाता है। इसलिए भरा जाता है कि 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू 3d के लिए। इसका मतलब 4s की एनर्जी कम है और 3d की ज्यादा है। तो आप क्या रखोगे यहां पर 4s को पहले, और जब आप 3d में और 4p में कंपेयर करोगे तो यहां पर n प्लस एल क्या आएगा बराबर। मैंने आपको बताया कि अगर n प्लस एल बराबर आया है तो आपको यह देखना है कि किसके लिए सेल का नंबर कम है। आपने देखा सर एल का नंबर यहां पर कम है 3d पहले लिखा, फिर उसके बाद 4p लिखेंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं है 4d और 4f। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई के पेपर में आते हैं। वो 4-5 ऑर्बिटल देगा आपको, 4-5 सबसेल देगा, और ये कहेगा इनको ऊर्जा के या एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज कर दो। या वो पूछ सकता है कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में जाएगा बताइए। तो ये मैंने आपको तरीका बताया है उन क्वेश्चंस को करने का जो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, अब जरा देखो,
अब कहानी ये भी मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस के पास मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से वाले मतलब एल की वैल्यू अगर बढ़ रही है आगे की तरफ तो डिस्टेंस से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है जिससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरे शेरों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके बाद मैं आपको क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्वांटम नंबर से रिलेटेड आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस सेल के अंदर कितनी सब सेल होती है और उनको कैसे ऑर्डर करना है। जैसे पहले आप पहुंचे 1 के अंदर एक ही सब सेल होगी, कौन सी? 1s। मैं ऐसे लिख भी देता हूं S P D F G H, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। फिर जरा देखो सेकंड में 2s और कौन सी होगी? 2p। थर्ड में 3 होंगी, कौन कौन सी? 3s 3p 3d। 4 में 4s 4p 4d 4f। उसके बाद 5s 5p 5d 5f 5g। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि पहली बार जी कौन से वाले सेल में आई? आप कहोगे भाई 5 में। अगर मैं सेल की बात करूं 6 की तो 6s 6p 6d 6f 6g और 6h की बात करूं और कोई आपसे ये पूछे कि पहली बार H सबसेल को कौन से वाले सेल में देखा गया तो आप कहोगे सर उसको भी हमने पहली बार 6 वाले सेल में देखा गया। अब जरा देखो इधर, इधर कहानी देखो मेरे शेरों। होता क्या है कि ऐसे चेक करना, जैसे मैंने अभी यहां पर दिखाया था N+L वाला, ऐसे चेक करना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना बार बार हर एक केसेस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये जो ऑर्डर आया है बिल्कुल करेक्ट है कि 3s के बाद 3p आएगा, फिर 4s 4d। लेकिन इसको सरल बनाने के लिए एक और तरीका भी है। वो क्या है? वो है थोड़ा बिगड़ने का तरीका, उल्टे रास्ते पर चलने का, अपने रास्ते खुद बनाने का। तो देखो सीधा सीधा रास्ता यह है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, चाहे किसी का भी करो, आपको उल्टे रास्ते पर चलना है और आपको ऐसे मानना है कि एस से हमें पूछना है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, तो ये तुम्हारी शक्ल देखेगी और फिर मना कर देगी नहीं हम नहीं कर रहे। लेकिन तुम बेशरम हो, आगे निकलोगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे। अब जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो आगे कोई नहीं है, जंगल है, कोई नहीं है, तो वहां करोगे क्या तुम? लेकिन वापस अपने सुधरोगे नहीं, रास्ता वही अपनाओगे, टेढ़ा मेढ़े वाला रास्ता ही, उल्टा ही रास्ता आप क्या करोगे? अपनाते रहोगे और यहां पर कंटिन्यूअसली आप इसी रास्ते को फॉलो करोगे और जब तक कि आपको आपकी जीवन संगनी ना मिल जाए, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपना फाइनल डेस्टिनेशन ना मिल जाए, तब तक यही ऑर्डर फॉलो करना है। अब जरा देखो, जिस जिस बच्चे को ये अरेंजमेंट करनी आ गई, सब सेल की अरेंजमेंट करनी आ गई, समझ जाना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पक्का हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। कैसे? जरा देखिए, आप मुझे बताइए कि मैं पहली बार किसके पास गया? आप कहोगे सर पहले आप 1s के पास गए, तो मैंने यहां पर क्या करा भाई? जरा देखो, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन 1s में भरोगे, फिर उसके बाद 1s के बाद मैं किस में गया भाई? 1s के बाद किस में गया? आप कहोगे सर मैं 2 में गया, तो 2 में भी कौन से वाले में? 2s, तो आप 2s लिखोगे। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई p वाले में, उसके बाद 2s के बाद आप कहां गए? घूमकर 2p में गए। 2p के बाद आगे आप कहां गए? 3s में गए, तो आप यहां पर 3s लिखेंगे। 3s के बाद आप फिर से दोबारा कोशिश करते हो तो कहां पर गए? 3p में, तो आप यहां पर 3p लिख दोगे। फिर 3p के बाद आप किस पर गए? 4s में, तो आप यहां पर 4s लिख दोगे। फिर आप घूमते हुए किस पर गए? 3d में। तो जो N+L वाली अरेंजमेंट है ना, वो ऑटोमेटिक शॉर्ट ट्रिक में आ जाएगी अगर आपको ऐसा आ गया तो। 3d और 3d के बाद आएगा 4p, फिर उसके बाद 5s, फिर उसके बाद आगे चलता रहेगा एंड सो ऑन। बस जिसको ये करना आ गया उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना बड़ी आसानी से आ जाएगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जरा देखिए कैसे, जरा देखिए कैसे। मान लीजिएगा मेरे पास क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। मैंने क्या काम करा? अरेंजमेंट करी
किसकी? उन सब सेल के अंदर, सब सेल की करी। पहले कौन आएगा? 1s 2s 2p 3s 3p 3d, सॉरी 3p 4s 3d, ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद 4p एंड सो ऑन, ये चलता रहा। बस एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी आप एस सब सेल की बात करते हो तो एस के अंदर एक डब्बा होता है। एस से अगर आप पी की बात करोगे तो पी के अंदर 3 डब्बे होंगे। पी से अगर आप कभी भी डी पर आओगे तो आप बेटा जी यहां पर ऐसे 5 डब्बे बनाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी आप एक सबसेल से दूसरे सबसेल में जा मतलब भागोगे ना आगे की तरफ, तो वहां पर 2 ऑर्बिटल का इंक्रीज हमेशा आता रहेगा। 2 कमरों का मतलब एस बहुत गरीब है बेचारे के पास, एक ऐसा घर है जिसके पास सिर्फ एक ही रूम है, और पी के बाद थोड़ा अमीर है एस से, तो हम कहेंगे इसके बाद 3 कमरों वाला घर है। डी वाले में 2 और बढ़ा देना है 5, एफ वाले में 2 और बढ़ा देना, जी वाले में 2 और बढ़ा देना, एच वालों में 2 और बढ़ा देना। इस तरह से आप बढ़ाते चले जाना, इस तरह से बढ़ाते चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे कि भाई एस के अंदर अगर एक कमरा है, इस कमरे में मैक्सिमम कितने लोग ठहर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ठहर सकते हैं? आप कहोगे सर 2 लोग। और आप देखोगे पी के पास 3 कमरे हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी हमें जाननी पड़ेगी। जब हम एक प्रकार की सेल से नेक्स्ट दूसरे वाले प्रकार की सेल में, सब सेल में अंदर जाते हैं, तो वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज आता है। समझ में आई? चाहे वो किसी भी सेल की सब सेल हो, नेक्स्ट जो भी सब सेल पड़ेगी आपके पास सक्सेसिव फॉर्म में, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज आएगा। जैसे समझिएगा, हमें पता है कि भाई एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है और मुझे 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैं जब 1s में जाऊंगा तो मुझे पता है कि s के पास सिर्फ एक कमरा है और एक कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मैंने यहां पर कितने भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे रहे होंगे। फिर आगे चले गए, s में कितने भरे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही आ सकते हैं। p में 6 आ सकते हैं, 6 भर लिए। s में 2 आ सकते हैं, 2 भर लिए। अब देखो, यहां तक मैं टोटल 12 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं, 5 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और नेक्स्ट वाला p है। आप मुझे बताओ p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? यहां पर बताया था आपको, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। तो 6 वाले में 5 भी भरे जा सकते हैं, 4 होते तो 4 भी रखे जा सकते थे, 3 होते तो 3 भी रखे जा सकते थे। लेकिन जब अवेलेबिलिटी 6 की हो मैक्सिमम, तो उसमें आप 7 या 8 नहीं भर सकते। समझ में आई? तो इस 6 वाले में आप बचे हुए 5 को भर दो और बाकी सबको रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? क्लोरीन का। आगे देखो, आगे देखो मेरे शेरों, अगर मैं ये बात कहता हूं, अगर मैं बात कहता हूं कि मेरे पास एक एटॉमिक नंबर है जिंक 30, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 30 है, तो सबसे पहला तरीका क्या बताया मैंने आपको मैंने बताया कि सबसे पहला तरीका होगा आप सब सेल को अरेंज करो। सबसे पहले आप 1s पे जाओगे, इसके अकॉर्डिंग जो हमको मैंने यहां पर ये बताया, 1s के बाद 2s 2p 3s, ये अरेंज करना है आपको। क्या करोगे आप यहां पे? 1s, क्या बोला आपने? 1s, फिर उसके बाद 2p, सॉरी 1s के बाद 2s, फिर उसके बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड सो ऑन, ऐसे चलोगे। आप मुझे बताओ कि 30 इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे ऑर्डर में भरना है जहां पर हर सब सेल भरती हुई चली जाए आगे की तरह। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे भाई? आप लोग क्या कहोगे कि s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वाली s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और हमारे पास तो 6 से भी बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। ऐसे ही s में कितने आ सकते हैं? 2, p में 6, और यहां पर आगे भी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो मैंने यहां पर 2 कर दिए। आपको मैं बस एक बात कहना चाहता हूं मेरे शेरों, कि यहां से लेकर यहां तक मैं अभी 20 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं, मुझे 10 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। और डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? आप कहोगे सर डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो आप क्यों ना 10 के 10 यहां पर भर दो और इसको हटा दो। मैंने कहा ठीक है, यही तो करना था, बस यही करना था। आगे जरा देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ब्रोमीन है 35, जिसके अंदर 35 इलेक्ट्रॉन है और मैं इनको भरना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं क्या करूंगा? आप कहोगे सर, आप लिखोगे 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p
5s ऐसे चलता जाएगा। 35 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एस में कितने आएंगे? आप कहोगे सर एस में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो 2 ही भर दो। मैंने कहा ठीक है। और इस वाले एस में कितने आ सकते हैं? आप कहोगे सर एस चाहे किसी का भी हो 2 ही आएंगे, तो मैंने यहां पर 2 भर दिए। पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6, क्योंकि मेरे पास तो भी बहुत बचे हुए हैं, भरते जाओ आराम से। एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10। यहां तक मैं 30 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं। टोटल मेरे पास 35 है। 5 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, और मुझे पता है कि पी के अंदर मैक्सिमम 6 भर सकता हूं मैं। तो जिसके अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 5 तो रख ही सकता है ना यार, वो इतना काम तो कर ही सकता है। तो मैंने यहां पर 5 रखे और आगे को उठा दिया। तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गया। मैं भी सीख गया, तुम भी सीख गए। बात समझ में आई? चलो, यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। जरा देखो, अगर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूं, देखो जो वो कहते हैं ना कि भाई जो एक्सेप्शन है, जैसे कॉपर का, क्रोमियम का, वो सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है? वो सब करवाऊंगा मैं, ठीक है? इसको देखो, अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए हमें और भी कुछ रूल्स को याद में रखना होता है, ठीक है भाई? उनके अकॉर्डिंग करना होता है, और तभी हमें करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आएगा। तो बेटा अब आपके पास नया रूल आया है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसको मैं अगले लेक्चर में डिटेल में कवर कराऊंगा, और आगे में भी अगले 1 या 1.5 लेक्चर में जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।